नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इग्नू के तरफ से जो सबसे बड़ा बिग अपडेट आ चुका है वो है आपके एग्जाम फॉर्म की। यानी जून में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एग्जाम फॉर्म आ चुका है। 1 मार्च यानी कल से लेकर 31 मार्च तक विदाउट लेट फी आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है वो 200 रुपए देने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप के लिए। चलिए आज हम बात करेंगे बीपीएससी 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 संस्थागत दृष्टिकोण की। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अपना हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं परचेस किया है तो जल्द से जल्द अपना हैंड रिटन असाइनमेंट दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप परचेस कर सकते हैं। तो आइए संस्थागत दृष्टिकोण क्या है इसे समझते हैं। संस्थागत दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, यानी आप क्या सोचते हैं, और संस्थागत का मतलब होता है संस्था। यानी इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, संस्थाओं के चीजों को देखेंगे। यानी जो संस्थाएं होती है ना, जैसे कि मान लीजिए गैर सरकारी संस्था है या कोई सरकारी संस्था है तो उसका बात करेंगे। लेकिन जेहेतु हम पढ़ रहे हैं क्या सरकार के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं जिसका निर्माण सरकार ने किया है, उन संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि संस्थागत अध्ययन के माध्यम से क्या रिजल्ट निकल रहा है। अब ये संस्थागत अध्ययन क्या है इसको पहले एक बार जान लेते हैं। देखिए संस्थागत अध्ययन, सरकार जब भी कोई बिल पास करती है तो सरकार की बहुत सारे संस्था होती है। संस्था बोले तो समिति, आपने पढ़ा होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। तो वो जो समिति है तो उस समिति का अध्ययन करेंगे कि उस समिति को क्यों बनाया गया, उस समिति को बनाया गया होगा तो किस कारण से बनाया गया, अगर किसी कारण से बनाया गया है तो क्या उसने अपना काम ठीक से किया, अगर काम ठीक से किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो यही है संस्थागत दृष्टिकोण, यानी संस्था के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या नजरिया है। साथ ही साथ जब भी कोई नियम, कोई लॉ, कोई कानून पास किए जाते हैं तो वो किस प्रकार पास किए जाते हैं, उसका क्या क्या तरीका है उस नियम को, लॉ को पास करने का, उसके बारे में भी जो है आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो है आपको अध्ययन करना है। तो ये हो गया आपका संस्थागत दृष्टिकोण का मतलब। और आपका जो पहला पॉइंट है संस्थागत दृष्टिकोण, ये बस वही है जो मैंने आपको कहा। आपका दूसरा पॉइंट है संस्थागत दृष्टिकोण एक ऐतिहासिक अवलोकन। ऐतिहासिक अवलोकन का अर्थ होता है कि ये जो संस्थागत दृष्टिकोण है क्या ये आज का है या बरसों पुराना है। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम ये पाएंगे कि जो संस्थागत दृष्टिकोण है या तुलनात्मक राजनीति है ये आज का बिल्कुल नहीं है, ये बरसों सदियों पहले का है, ये अरस्तु के टाइम का है। अगर पन्नों को पलटा जाए इतिहास का तो हम ये पाएंगे कि अरस्तु ने सबसे पहले जो है वो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था। तुलनात्मक राजनीति के चीजों के बारे में उन्होंने जो है वो बताया था लोगों को। साथ ही साथ संस्थागत दृष्टिकोण का इतिहास भी अरस्तु से ही जुड़ा हुआ है। संस्थागत दृष्टिकोण के अध्ययन, उनकी तुलना, वो भी अरस्तु ने ही सबसे पहले किया था। इस बात को आप जान लीजिए, यानी ये कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही पुराना चीज है और अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। अब देखिए अरस्तु के टाइम तो कोई सरकार वगैरह थी नहीं। अभी का जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार, उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम क्या था, राजशाही था, यानी राजा का शासन था। उसके बाद भी अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने एक राजा के विभिन्न डिपार्टमेंट को, जैसे राजतंत्र हो गया, कुलीन तंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, इन सभी चीजों को अलग अलग तरीके से अध्ययन किया। क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए। जब भी हम किसी दो चीजों की तुलना करते हैं, दो मोबाइल फोन, दो व्यक्तियों की, दो एक्टर की, दो क्रिकेट प्लेयर की हम लोग तुलना करते हैं तो उसका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो अरस्तु ने भी यही किया, एक एक चीज का अध्ययन किया। सबसे पहले सरकार का अध्ययन किया, फिर उनके द्वारा चलाए जा रहे लोकतंत्र का, राजतंत्र का, कुलीन तंत्र का, और भी कई सारे सरकार के विभाग होते थे उस टाइम, उनका बारी बारी से उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, सरकार जो टीम गठित करती है वो टीम क्या काम कर रही है, सरकार जो समितियां का निर्माण करती है किसी चीज को बनाने के लिए, तो वो समिति, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सभी चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, संस्थागत दृष्टिकोण का अध्ययन कहलाता है। और जब हम उसकी तुलना करते हैं तो वो कहलाता है तुलनात्मक अध्ययन। और तुलनात्मक अध्ययन क्या है ये तो आप जानते ही हैं। तो जो आपका टॉपिक है संस्थागत दृष्टिकोण और तुलनात्मक सरकार का उभरना। उभरना का अर्थ होता है कि वो आया कैसे, वो अस्तित्व में कैसे आया। तो ये जो संस्थागत दृष्टिकोण है या तुलनात्मक सरकार है, तो तुलनात्मक सरकार
अस्तित्व में कैसे आई? देखिए, हम लोग मनुष्य हैं और किसी भी मनुष्य का जो है ये प्राकृतिक गुण होता है कि वो दो चीजों के बीच में तुलना करती है। तो तुलनात्मक सरकार, अभी जैसे कि मान लीजिए भाजपा की सरकार है और आज से कम 10-12 साल पहले जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। तो एक आम इंसान को अगर मैं कहूं कि आप किसे वोट देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति सीधा जो है आपको तुलना करके बताएगा कि कांग्रेस के शासन में कैसा राज था या फिर आज जो है भाजपा शासित राज्यों में या पूरे देश में जो है वो कानून कैसा है। तो दोनों के बीच में तुलना करेगा और फिर आपको रिजल्ट बताएगा कि नहीं जो है ये सरकार अच्छी है कि वो सरकार अच्छी थी। तो ये तो हमारी प्रकृति में है, तो इसका तुलना तो हम करते ही हैं और ये उभरेगा। ये आज का बात नहीं है, ये अरस्तु के टाइम का बात है। अरस्तु ने इसको शुरू किया था, लोगों को बताया था कि तुलना करना आपकी प्रकृति है। जब तक कि आप दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो सरकारों के बीच में तुलना नहीं करते हैं, तब तक आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि कौन सी सरकार अच्छी है या कौन सा व्यक्ति अच्छा है। अगर हम विराट कोहली के बैटिंग स्किल, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के बैटिंग स्किल के बीच में तुलना ना करें, के बीच में फर्क ना करें, तो हमें यह रिजल्ट नहीं मालूम चलेगा कि दोनों में से कौन सा बैट्समैन सबसे अच्छा है। अगर हम शाहरुख खान और सलमान खान दोनों के बीच में तुलना नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा एक्टर एक्टिंग के मामले में सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया तुलनात्मक सरकार का उभरना। अब बात करते हैं संस्थागत दृष्टिकोण। देखिए, संस्थागत दृष्टिकोण, जब भी हम सरकार की तुलना करेंगे तो संस्थाओं की तो तुलना हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तुलना हम कब करते हैं? हमारे पास अब जैसे कि मान लीजिए सरकार कोई कानून पास कर रही है, तो उससे पहले वो क्या करेगी? कोई संस्था बनाएगी। वो संस्था क्या करेगा? पूरा रिसर्च करेगा कि अगर ये कानून लागू होता है, अभी जैसे कि मान लीजिए CAA लागू होने वाला है, ठीक है, तो ये जो CAA लागू होने वाला है तो सरकार समितियां बनाएगी या सरकार का समिति बना हुआ है, वह समितियां जांच करेगी इस बात का कि अगर CAA लागू होता है तो क्या इससे किसी को तकलीफ है, क्या इससे देश में दंगा भड़क सकता है। अब आर्टिकल 370 पर मूवी आई है, उस मूवी में ये आप देख सकते हैं कि एक टीम थी, उस टीम का काम क्या था? ये परखना, ये जांच करना कि अगर 370 कश्मीर से हटा दिया जाए तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड फोरम में इंडिया पर पड़ेगा, क्या इससे बाकी के देश नाराज हो जाएंगे, क्या इससे UN नाराज हो जाएगा। तो इन समितियों का काम यह है, और जब तक हम इन समितियों का भी अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इस निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच सकते कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन का क्या मतलब है, उसकी तुलना अध्ययन क्यों करते हैं। यह है पूरा आपका इस टॉपिक का मतलब। आपकी बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला बुक से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जूम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम क्लास में BPSC 105 ये चैप्टर जो है हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के सभी बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। आज से स्पेशल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बैच शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बुक नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है बुक नोट्स भेज दिया जाएगा, लेकिन हाँ, बुक नोट्स जो है दोस्तों वो पेड है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है संस्थागत दृष्टिकोण, आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी अब उसका हम लोग क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? उसकी अच्छाइयां आपको गिना रहे थे, अब हम उसकी बात करेंगे आलोचना की। देखिए, हर व्यक्ति का जो एक नेगेटिव होता है, देखिए हर व्यक्ति का या किसी भी चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अब नरेंद्र मोदी जी को ही जो है कुछ लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग जो है उनको नहीं मानने वाले हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट के लिए विराट कोहली, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है तो किसी को जो है विराट कोहली अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। किसी को रोहित शर्मा पसंद है तो किसी को रोहित शर्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसी प्रकार जो संस्थागत दृष्टिकोण था, ये संस्थागत दृष्टिकोण के मानने वाले भी थे तो उसको इसकी आलोचना करने वाले भी थे। अब जो इसकी आलोचना करने वाले थे तो हर बार क्या हुआ? हर बार इसकी आलोचना हुई और हर बार इसको फिर से ठीक किया गया। अब मान लीजिए कि कोई सैमसंग का फोन लॉन्च होता है, ठीक है, अब उस फोन में कुछ खराबी निकल के आती है और आप अपना रिव्यू देते हैं कंपनी को कि इस फोन में जो है वो स्क्रीन में जो टच है उसका प्रॉब्लम है, स्क्रीन का प्रॉब्लम है। तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी उस फोन पर काम करना शुरू करेगी और दोबारा जब उस फोन को फिर से रिलॉन्च किया जाएगा तो उसमें जो वो कमियां थी उस कमी को दूर किया जाएगा, स्क्रीन का जो प्रॉब्लम था उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो जो आपका ये दृष्टिकोण है
ठीक है। संस्थागत दृष्टिकोण के साथ भी ये हुआ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई संस्था बनाई किसी टॉपिक के लिए, किसी कानून के लिए, किसी चीज के लिए। अब उस संस्था में बहुत सारे करप्ट लोग थे, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक कंप्लेन करेगी कि आपने जो संस्था बनाया है उस संस्था में काफी करप्ट लोग हैं। तो सरकार उस पर एक्शन लेगी और सरकार उन करप्ट लोगों को बाहर निकालेगी और जो है अच्छे लोगों को उसमें डालेगी। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जो है कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या, बृजभूषण वगैरह क्या था, तो उनके बारे में कई सारी कंप्लेन निकलकर सामने आ रही थी। क्योंकि वो एक क्या है, ओलंपिक का जो ये था संघ था, वो क्या था, एक सरकारी संस्था है। क्या है? एक सरकारी संस्था है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। तो जो ओलंपिक का वो संघ था, वो जो संस्थाएं थी, तो उसमें बृजभूषण जो थे, बृजभूषण सिंह या कुछ नाम था, वो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब खिलाड़ियों ने उनका कंप्लेन करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति को, ठीक है, खेल मंत्री को। तो उसके बाद सरकार को क्या करना पड़ा? सरकार एक्शन में आई और सरकार ने बृजभूषण सिंह को तुरंत जो है उसके पद से हटा दिया। ठीक है। तो यही तो होता है, अगर कोई संस्था है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं तो सरकार उस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, उस पर काम करती है, उस संस्था को ठीक करती है। अगर उसमें करप्ट लोग हैं तो उन करप्ट लोगों को वहां से हटाती है और अच्छे ईमानदार लोगों को चुनकर पूरा वहां पर लाती है। तो हर बार इसकी आलोचना हुई, किसकी? संस्थागत दृष्टिकोण की। और हर बार फिर से इसको रिलॉन्च किया गया, फिर से इसको लाया गया और अच्छे तरीके से लाया गया। अब हम बात करेंगे इसकी आलोचना किन किन बातों पर हुई, तो आइए गौर फरमाते हैं। सबसे पहले अटकलों के रूप में, उसके बाद मोटे तौर पर निर्धारित और मानदंड संबंधी, तीसरा है संबंधों को देखे बिना केवल नियमितताओं पर ध्यान केंद्रित रहा इसका। उसके बाद समावृत्ति और गैर तुलनात्मक पर ध्यान केंद्रित किया, यानी तुलना किया ही नहीं, जैसा कि उसने व्यक्तिगत देशों पर किया था। उसके बाद जातीयता केंद्रित, जैसा कि यह पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों पर केंद्रित था, यानी किसी एक देश पर केंद्रित नहीं था, यानी दूसरे देश का देखा देखी कर रहा था, ये इसके डिमेरिट था। उसके बाद औपचारिक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। आखिर की बात करें तो दिया गया कि विश्लेषणात्मक हुए बिना ऐतिहासिक, मतलब वो किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं कर रहा था। ये जो संस्थागत दृष्टिकोण था, किसी भी चीज का बिना विश्लेषण किए ही जो है ना कोई नियम लागू कर दे रहा था, कुछ भी बना दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इसका डिमेरिट था। तो यही है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। और जब भी एग्जाम में आप लिखिएगा ना, ये बृजभूषण सिंह वाला लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये एक सबसे सुटेबल परफेक्ट एग्जाम्पल है लेटेस्ट का, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में। अब हम जानते हैं कि समसामयिक क्या होता है। समसामयिक का मतलब होता है, देखिए करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है। जब हम लोग रेलवे का, एसएससी का, यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का हिंदी रूपांतरण ये क्या होता है? समसामयिक, मतलब होने वाली घटना, आजकल में होने वाली घटना, रिसेंटली कोई होने वाली घटना। तो रिसेंटली जो भी तुलनात्मक अध्ययन हुआ था या उस टाइम पीरियड में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जिन जिन लोगों ने, उनमें कौन कौन से लोग थे? उनमें हरमन फीनर थे, उनमें कार्ल फ्रेडरिक थे। इन्होंने क्या किया था? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था और उसका कुछ रिजल्ट निकला था, कुछ उसका बाहर आकर कुछ उसका जो है कुछ निकला था कि हाँ ये मुझे लागू करना है, ये मुझे ये करना है। ठीक है। तो वो जो रिजल्ट निकला वही तो है क्या? समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन का रिजल्ट में संस्थागत दृष्टिकोण, यानी उसमें संस्थागत दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी ली गई कि संस्थागत दृष्टिकोण अगर है तो किस रूप में काम कर रही है। अगर किसी भी सरकार संस्थागत दृष्टिकोण के सहारे चल रही है, कि हर सरकार का संस्था होती है, हर सरकार में संस्था होता है, हर सरकारी तंत्र में सरकारी संगठन संस्था के द्वारा जो है काम करवाती है, तो उस संस्था कैसे काम करती है उस चीज के बारे में अध्ययन किया गया। तुलनात्मक अध्ययन तो किया गया ही था, किनके द्वारा? हरमन फीनर और कार्ल फ्रेडरिक द्वारा। साथ ही साथ संस्थागत दृष्टिकोण पर भी जो है इन दोनों ने काम किया। उसके बाद जो नए नए देश आजाद हुए, जैसे कि भारत ही आजाद हुआ 1947 में, इजराइल बना 1948 में, सिंगापुर बना 1948 में, तो उसमें क्या हुआ? जो संस्थागत दृष्टिकोण था, ठीक है, तो ये क्या हुआ? वो जो नए नए देश बने थे उन देशों ने इस पर जोर देना शुरू किया। किस पर जोर देना? संस्थागत दृष्टिकोण पर जोर देना शुरू किया। संस्थागत दृष्टिकोण जो है 2-3 चीजों पर काम करती थी। किन किन चीजों पर? पहला है कानून और संविधान, और दूसरा है आपका सरकार और राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन, और आपका तीसरा है सरकार की संरचनाएं और सरकार कैसे कार्य करती है। तो इन सभी चीजों पर अध्ययन किया गया।
और उसी का रिजल्ट आके बाद में निकला। तो ये समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण है और इसी के साथ ही आपका चैप्टर होता है खत्म। पहले मैं बता दूं कि जो संस्थागत समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण है, ये आपके बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, कहानी के टाइप से दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार जो है ना रीड कर लीजिएगा। आप इसको जैसे ही एक बार रीड कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इसका सार समझा दिया है। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें 20वीं सदी, ठीक है, यानी 1980 90 के दशक में जो जो चीज विकसित हुआ था, जो जो नए नए संस्थागत अध्ययन का परिणाम निकला, जैसे यहां पर आपका दिया गया है कि 1980 के दशक में संस्थागत दृष्टिकोण उस रूप में फिर से विकसित हुआ जिसे नव संस्थावाद कहा जाता है, न्यू संस्थावाद। आपके बुक में नूतन संस्थावाद दिया है, लेकिन इसे जो है आम बोलचाल में हम लोग नव संस्थावाद के नाम से जानते हैं। यानी पुराना संस्थावाद जो था वो उभर कर सामने नए रूप में आया। क्या हुआ? नए रूप में आया। जैसे हमारे जो बाइक वगैरह का मॉडल बार बार चेंज नहीं होता है, बजाज पल्सर आया, फिर उसके 2 साल बाद बजाज पल्सर का कोई नया मॉडल आया, तो उसी प्रकार संस्थावाद का फिर से अध्ययन किया गया और फिर से अध्ययन करने के बाद एक दूसरा संस्थावाद आया जिसका नाम दिया गया नव संस्थावाद। आई बात समझ में? और 70 के दशक के उत्तरार्ध में संस्थानों के अध्ययन के लिए और लोग इस पर जुड़ना शुरू हो गए कि नहीं, हमें भी इस पर अध्ययन करना है, हमें भी इस पर अध्ययन करना है। अगर आप संस्थागत दृष्टिकोण पर, अब मान लीजिए कि हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप एमए करेंगे और फिर पीएचडी करेंगे, तो हो सकता है कि पीएचडी में आप ये सब्जेक्ट चूज कर ले कि मुझे संस्थावाद दृष्टिकोण पर पीएचडी करनी है, तो इस पर आपको सिर्फ इसी पर रिसर्च करना पड़ेगा। या आप चाहते कि नहीं मैं तुलनात्मक राजनीति पर रिसर्च करूं, आपको एक टॉपिक चुनना होगा। अभी आप सब टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टाइम आपको सिर्फ एक टॉपिक चुनना होगा और उस एक टॉपिक पर आपको क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा। आई बात समझ में? उसके बाद अगर बात करें नव संस्थावाद की, तो नव संस्थावाद राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक बन गया, जिसका उपयोग तुलनात्मक राजनीति के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कई विद्वानों द्वारा किया गया। अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी भारत का चीन से संबंध, वहां पर क्या किया गया? नव संस्थावाद का इस्तेमाल किया गया हर देश के द्वारा। भारत ने भी किया, चीन ने भी किया, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो नव संस्थावाद है वो पहले के संस्थावाद दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है, तो देखते हैं। पहला है, संस्थानों के अर्थ को व्यापक बनाने के लिए न केवल औपचारिक नियमों और संरचनाओं को शामिल किया, बल्कि राजनीतिक आचरण को आकार देने वाले अनौपचारिक प्रथाओं और गठबंधनों को शामिल किया गया। जो राजनीतिक आचरण को आकार देते हैं उन सभी को भी शामिल किया गया। यहां तक क्लियर है? उसके बाद है, जिस तरह से राजनीतिक संस्थाएं मूल्यों और शक्ति संबंधों को मूर्त रूप देती है, यानी एक आकार देती है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, इसका आलोचना किया गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद था पहले के दृष्टिकोण के, जो पहले का संस्थागत दृष्टिकोण था उसके नियतिवाद को अस्वीकार किया। पहला वाला अस्वीकार, रिजेक्ट हुआ तब तो नया वाला आया। पहला वाला अगर रिजेक्ट नहीं होता तो नया वाला आता क्या? नहीं आता। पहला वाला रिजेक्ट हुआ और क्या हुआ? नया वाला आया। आई बात समझ में? अमेरिका की राजनीति का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, नव संस्थागत दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया। इसको याद रखिए। अमेरिका का जो राजनीति है उसका स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए कि अमेरिका में राजनीति कैसा है कैसा नहीं है। हर एक देश की राजनीति क्या अलग अलग है, ठीक है। तो अमेरिका में पॉलिटिक्स कैसे होता है इसको जानने के लिए नव संस्थावाद दृष्टिकोण का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। और आगे जो है हम लोग नए अध्याय पर जाएंगे और नया अध्याय काफी इंटरेस्टिंग है, प्रणाली दृष्टिकोण। इसको भी हम लोग काफी इजीएस्ट वे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बीपीएससी 105 काफी हार्ड है, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बुक नोट चाहिए या सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको जूम क्लास ज्वाइन करनी है तो ऑलरेडी बीपीएससी 105 सेकेंड ईयर का जूम क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी उस क्लास में आप जुड़ जाइए।